सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में बात की थी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 1.6 इरिगेशन यानी सिंचाई करना, खेतों को पानी देना। सारी ही लिविंग बीइंग को वाटर की जरूरत होती है ताकि वो जिंदा रह सके। वाटर इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम प्लांट की बात कर ले तो प्लांट ग्रो कर सके, छोटे से बड़ा हो सके और उसके अंदर डेवलपमेंट हो सके, यानी नई नई लीव्स निकल सके, फ्रूट्स फ्लावर ये सब आ सके, इसके लिए वाटर जरूरी है। अब सवाल ये कि वाटर प्लांट के अंदर जाता कैसे है, कहां से जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी वाटर सबसे पहले रूट्स के अंदर जाता है, फिर प्लांट के हर हिस्से में पहुंच जाता है। अच्छा, जब वाटर प्लांट की रूट्स में जाता है तो सिर्फ वाटर ही नहीं जाता, बल्कि अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वो मिनरल जो सॉइल के अंदर है या फर्टिलाइजर जो हमने सॉइल के अंदर डाला है वो भी तो प्लांट के अंदर पहुंचना चाहिए। तो वो कैसे पहुंचेंगे? इसी वाटर के अंदर ये जो मिनरल और फर्टिलाइजर है ये मिक्स हो जाते हैं और फिर जब वाटर जाता है रूट्स के अंदर तो ये मिनरल्स और फर्टिलाइजर भी प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। प्लांट करीब करीब 90% वाटर कंटेन करता है, यानी प्लांट के अंदर इतना पानी होता है। अब वाटर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो जर्मिनेशन है सीड का वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता, यानी अगर पानी ना हो तो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकती, वो सीड प्लांट में नहीं बदल सकती। अब जैसा कि मैंने बताया जो न्यूट्रिएंट है वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं प्लांट के हर हिस्से तक। यानी पहले वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर ये वाटर रूट्स के अंदर जाएगा, रूट से होते हुए प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब जो वाटर है वो क्रॉप को, फसल को फ्रॉस्ट यानी ठंड से बचाता है और हॉट एयर करंट्स यानी गर्म जो हवाएं हैं उससे बचाता है। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अब एक चीज आप याद रखना कि जो आपका हीट होती है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। कोई चीज हॉट है इसका मतलब उसके अंदर हीट होगी, गर्मी होगी। अगर हॉट चीज और कोल्ड चीज को अगल बगल रख दें तो क्या होगा, हॉट के अंदर जो हीट है वो कोल्ड की तरफ जाने लगेगी। इसको आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे आपके चाय वगैरह होती है, खाना होता है, जब तुरंत पका होता है तो वो गर्म होता है, लेकिन थोड़ी देर आप ऐसे रख दो, चाय को ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जो चाय गर्म थी वो ठंडी कैसे हो गई? क्योंकि चाय से जो हीट थी वो निकल गई, बाहर चली गई, तो चाय ठंडी हो गई। अब प्लांट के साथ क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब गर्म हवाएं चलती है तो इस प्लांट को गर्म कर देती हैं। अगर इस तरीके से ये गर्म होता रहेगा तो प्लांट सूख जाएगा और मुरझा जाएगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। अगर प्लांट को अच्छे से पानी दिया गया होगा तो ये जो पानी है ये इसके रूट्स के आसपास रहेगा। इस मिट्टी में अगर पानी होगा अच्छा खासा तो होगा क्या, प्लांट की जो गर्मी है वो इस पानी में चली जाएगी, तो हीट निकल गई तो प्लांट ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से जो वाटर है वो प्लांट को गर्म हवाओं से बचाता है, यानी गर्म हवा अगर पड़ेगी प्लांट गर्म होगा तो वो गर्मी चली जाएगी वाटर के अंदर, तो प्लांट तो बच गया ना। अब वाटर ठंडा हो चाहे गर्म हो, इसको आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे आप धूप से आ रहे हो तो आपकी बॉडी की जिस हिस्से पे धूप पड़ रही होगी, जैसे मान लो चेहरे पे धूप पड़ी तो वो गर्म हो जाता है। अगर आप पानी से उसको धुल लेते हो तो आपका जो फेस है वो कूल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मालूम? क्योंकि हमारा जो फेस है वो गर्म है, पानी ठंडा है। जब पानी से हमने अपने चेहरे को धोया तो हुआ क्या, हमारे फेस की जो हीट थी वो पानी में चली गई, फेस हमारा कूल हो गया और पानी उस हीट को लेके बह गया। ये तो हॉट एयर करंट की बात हो गई कि गर्म हवा चलेगी तो प्लांट किस तरह से बचता है। अब वाटर प्लांट को ठंड से कैसे बचाते हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखो, ठंडी के दिनों में क्या होता है, प्लांट हमारा बाहर हिस्से में है, जमीन के ऊपर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वही जो पानी हमारा सॉइल में होता है वो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर के इतने कॉन्टैक्ट में नहीं, वो तो ज़मीन के अंदर है। यानी इस केस में क्या हो गया कि जो वाटर है वो गर्म है और प्लांट ठंडा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हीट कहाँ से निकलती है, हॉट चीज़ से निकल के कोल्ड की तरफ जाती है। अब पानी हमारा गर्म है, प्लांट बाहर के हिस्से में है, इसको ठंडी हवा लग रही है, ये काफ़ी ठंडा हो गया है, तो प्लांट ज़्यादा ठंडा है, पानी कम ठंडा है, ऐसे भी कह सकते हो। तो अब क्या होता है, वाटर की जो हीट है वो निकल के प्लांट के अंदर जाने लगती है। तो वाटर की हीट जब प्लांट के अंदर जाएगी तो प्लांट को गर्म कर देगी। इस तरह से प्लांट ठंडक से बचा रहता है। गर्मियों के दिन के अंदर प्लांट की जो गर्मी है वो वाटर के अंदर चली जाती है, सर्दियों में वाटर की जो गर्मी है वो प्लांट के अंदर चली जाती है। तो दोनों केसेस में प्लांट इस तरह से बचा रहता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर हम चाहते हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहे, यानी नमी बनी रहे, मिट्टी गीली रहे, और मिट्टी गीली रहेगी तो क्रॉप जो है हेल्दी ग्रो करेगा, इसके लिए हमको फील्ड में यानी खेत में रेगुलर बेसिस पे यानी टाइम टू टाइम पानी देना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। तो इरीगेशन क्या है, सिंचाई क्या है, यही वाटर की जो सप्लाई दी जाती है, क्रॉप को जो पानी दिया जाता है रेगुलर इंटरवल पे, यानी ऐसा नहीं कि एक बार पानी दे दिया और छोड़ दिया कि अब सीधे है तो फसल उग जाएगी तो काटेंगे, नहीं, टाइम टू टाइम को पानी देते रहना पड़ेगा। इसी को हम इरीगेशन कहते हैं।
द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब जो इरिगेशन हम करेंगे, सिंचाई करेंगे, यानी खेतों को जो पानी देंगे वो कितने टाइम तक देना है, और फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार देना है, ये क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हाई होती है। सॉइल टू सॉइल डिपेंड करता है, कुछ मिट्टी होती है उसके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, एक बार आपने पानी दे दिया तो उसके अंदर पानी रुका रहेगा। और कुछ सॉइल ऐसी होती है कि पानी आपने दिया तो वो पानी जल्दी सूख जाता है या पानी नीचे चला जाता है, तो आपको जल्दी जल्दी उस समय पानी देना पड़ता है। सीजन टू सीजन डिपेंड करता है, जैसे समर्स के अंदर, गर्मियों में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, यानी आपको जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में जल्दी जल्दी पानी क्यों दिया जाता है? इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर क्यों होती है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? क्या इस वजह से गर्मियों में जल्दी जल्दी पानी दिया जाता है क्योंकि सॉइल और लीव्स से वाटर बहुत तेजी से इवेपरेट होता है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। गर्मियों के दिन के अंदर इवेपरेशन रेट फास्ट हो जाता है, मिट्टी जो है जल्दी सूखती है, और हमारे जो प्लांट है उसके ऊपर भी धूप पड़ती है, तो लीव्स वगैरह से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए जल्दी जल्दी पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। अब बूझो कह रहा है कि मैं बहुत केयरफुल हूँ इस साल प्लांट्स को पानी देने के मामले में, क्योंकि पिछली गर्मियों में क्या हुआ था, मेरे जो प्लांट थे वो सूख गए थे और डेड हो गए थे। तो सूख क्यों गए थे? क्योंकि उसने जल्दी जल्दी पानी नहीं दिया था। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात कर लेते हैं। हमको सिंचाई करना है, खेतों को पानी देना है, कैसे देंगे, कहाँ मिलेगा पानी? तो सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, कुएं से मिल जाएगा, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, डैम्स हो गया, एंड कैनाल, यानी आपकी जो नहर होती है, इन सब जगहों से हमको पानी मिल जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। अब बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, कि किस तरह से हम इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन के लिए पानी जहाँ से मिलेगा वो सोर्स ऑफ इरिगेशन कहलाएगा, और सोर्स से यानी जहाँ पर पानी है वहाँ से फील्ड में पहुँचाने का जो तरीका होगा वो मेथड ऑफ इरिगेशन कहलाएगा। तो इसमें पहला जो मेथड है वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी जो मेथड बहुत पहले से यूज किया जा रहा है उसकी बात करेंगे। यानी इन मेथड की जो कि हम देखने वाले हैं उनकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। अब जो वाटर अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, इज लिफ्टेड अप, यानी उसको उठाया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मेथड यूज किया जाता था कि पानी जो नीचे है, जैसे कुएं में पानी नीचे अंदर की तरफ होता है, तो वहां से उठा के पानी ऊपर की तरफ आए ताकि जहां पर पानी हमको पहुंचाना है वहां पहुंचा सके। तो अलग अलग रीजन के अंदर इसका मेथड अलग अलग होता था। तो जब वाटर को लिफ्ट कर लिया जाता था, उठा लिया जाता था ऊपर की तरफ, फिर अगला काम ये होता था कि उसको फील्ड तक पहुंचाए, खेतों तक पहुंचाए। अब इन मेथड्स के अंदर कैटल या ह्यूमन लेबर का यूज होता था, यानी इरिगेशन करने के लिए मेहनत किसकी लगेगी, किसको पानी खींचना पड़ेगा, तो कैटल्स की यानी पशुओं की, जैसे बैल वगैरह हो गई, या फिर इंसान, इनकी मेहनत लगती थी, इनको काम करना पड़ता था, तब पानी ऊपर की तरफ आता था। इसीलिए ये जो मेथड है वो चीपर है, सस्ते हैं। जैसे मान लो आपने बैल यूज किया तो बैल को कोई सैलरी वगैरह तो देनी है नहीं, उसको बस 2 टाइम का खाना दे दो, वो आपका काम करती रहेगी। कोई इंसान मेहनत कर रहा है, जैसे आपका खेत है, आप खुद मेहनत कर रहे हो, तब तो कुछ देना ही नहीं है, या किसी मजदूर को भी रखोगे तो थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, बट लेस एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी काम कितने अच्छे से हो पा रहा है। तो ये मेथड लेस एफिशिएंट है, यानी एक बार के अंदर खेतों में बहुत थोड़ा पानी जा पा रहा है, मेहनत तो ज्यादा लग रही है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में खेतों में जो पानी है वो बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पहुंच रहा है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब ये आपको कुछ नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के। इसमें पहला आता है मोट, इसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। अब देखो यहाँ जो चीज़ें लिखी है वही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना कि मोट में क्या होता है, क्या कहानी है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल आपको नहीं जानना कि आपसे पूछ लिया जाए बताओ मोट या पुलिस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, पूरा आप समझाओ, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और ना ही आपके बुक में दिया हुआ है। बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ होता क्या है इसके अंदर, बस। बाकी जो नाम है कि कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के वो आपको आने चाहिए। और दूसरा इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ जो मोट वाला इरिगेशन सिस्टम है वो किस तरह का है, तो बता दो कि पुलिस सिस्टम है, या पुलिस सिस्टम किस में यूज़ होता है, तो आप कहोगे मोट के अंदर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो ए वाली फिगर है इसके अंदर आपको दिखा रहा है कि मोट सिस्टम में क्या होता है। जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है ना, बस वही वाला सिस्टम है कि उसमें रस्सी होती है, एक साइड बाल्टी को बांध देते हैं और पुली के ऊपर से खींचते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। रस्सी एक हिस्सा देखो बकेट या कोई बैग टाइप का है उससे बंधा हुआ है, और पुली से होते हुए रस्सी दूसरा हिस्सा ऐसे जा रहा है, इसको एक आदमी पकड़ेगा, ढीला करेगा तो ये बकेट अंदर जाएगी, वहां से पानी भर जाएगा, जब खींचा जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा। फिर एक बंदा यहाँ पर होगा जो कि इस बाल्टी को उलट देगा और पूरा ऐसे रास्ता नाली टाइप का बना होता है, वहां से बहते हुए खेत में पहुंच जाता है। दूसरा है चेन पंप। अब नाम के अंदर ही इसका काम छुपा हुआ है, यानी इसके अंदर चेन का यूज होगा। अच्छा, जो पंप वर्ड है ना, इसका मतलब है किसी चीज को ऊपर की तरफ खींचना,
इसको मशीन वाला पंप ना समझ लेना जो हमारे घरों में लगा होता है पानी को खींचने के लिए, उसका नाम भी यहीं से पड़ा है कि वो भी क्या करता है, पानी खींचता है, इसीलिए उसका नाम पंप कह देते हैं कि वाटर पंप है ये। लेकिन जो वर्ड पंप है उसका मतलब होता है किसी चीज को ऊपर की तरफ खींचना। तो इस वाले मेथड के अंदर क्या होगा, चेन का यूज होगा और पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड है, इसके अंदर जो लेबर का काम है, मेहनत करने का काम है, पानी खींचने का जो काम है वो कैटल या ह्यूमन ही करते हैं। अब ये बी वाली फिगर देखो, इससे आपको ज़्यादा क्लियर ना समझ में आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा दूसरी फिगर दिखाता हूँ। तो ये फिगर मैंने बनाई है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखो दो ठो व्हील टाइप का लगा होता है कि ऊपर लगा होता है और एक नीचे होता है। नीचे वाली जो व्हील होती है वो आधी आधे से ज़्यादा पानी में डूबी होती है। और ये रेड कलर से जो आप देख रहे हो ये चेन है। चेन दोनों जो व्हील है उससे अटैच होती है, जैसे आपकी साइकिल पे चेन चढ़ी होती है ना, बस उसी तरह समझ सकते हो। इस चैन पे छोटी छोटी बकेट्स लगी होती हैं। अब ऊपर वाली या नीचे वाली व्हील को जब घुमाया जाता है तो ये चैन पूरी घूमने लगेगी। जैसे साइकिल चलती है तो चैन आपकी घूमती रहती है ना, इस चैन पे जो बकेट लगी ये भी घूमेगी। तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, जब पानी में जाएगी तो इसके अंदर पानी भर जाएगा और फिर जब बाहर निकलेगी तो भरा हुआ पानी लेकर आएगी। फिर ऐसे ही ऊपर जाएगी और फिर जब नीचे आने लगेगी तो क्या होगा, जब बाल्टी तिरछी होगी तो पानी उसका गिरने लगेगा। यहाँ हम एक टैंक टाइप का बनाए होते हैं और वो कनेक्ट रहता है खेत तक, यानी पूरा नाली वाला सिस्टम बना रहता है कि यहाँ पर पानी गिरता है और फिर खेतों तक पहुंच जाता है। तो ये इसके अंदर होता है कि चेन लगी होती है, दो व्हील होती है, घूमती है, जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो चेन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पंपिंग की जा रही है, यानी पानी नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, इसीलिए इसको हम चेन पंप सिस्टम कहते हैं। तीसरा है ढेकली। इसमें क्या होता है, इस तरह से एक लकड़ी टाइप की लगा दी जाती है जिसमें इस तरह से वी शेप का बना होता है ताकि एक जो रॉड हम यहाँ पर लगाए वो इसके अंदर फंस सके। तो ऐसे एक लंबा सा डंडा लगा दिया जाता है, इसमें एक साइड इसके पत्थर बांध दिया जाता है रस्सी से और एक साइड से रस्सी बकेट से बंधी होती है। ये ऐसे कुआं होता है, इसके अंदर पानी होता है। अब होता ये है कि इस स्टोन को जब इस तरफ हम करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो लोड जो है अब इस तरफ हो गया। ज़्यादा मैकेनिज्म अपना समझो, पर इतना समझो कि पत्थर को जब इस तरफ ले आते हैं, जो हमारा ये सपोर्ट है उसके करीब ले आते हैं, तो बाल्टी हमारी नीचे चली जाती है। नीचे जाती है, उस नीचे पानी होता है, पानी भर जाता है। फिर जब पत्थर को हम इधर करते हैं तो ये जो रॉड है पूरा वो ऐसे घूमने लगता है, जिससे जो बाल्टी है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। फोर्थ वाला मेथड है राहत। इसको हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। तो इसके अंदर बस आपको इतना याद रखना है, एक तो नाम याद रखना है, दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ राहत वाले सिस्टम के अंदर क्या यूज किया जाता है, तो लीवर सिस्टम होता है ये आपसे कह दिया जाए लीवर सिस्टम किस में यूज होता है, तो आप कहोगे राहत के अंदर यूज होता है। अच्छा, लीवर क्या होता है, हैंडल को हम लीवर कहते हैं, यानी इस वाले सिस्टम में एक हैंडल लगी होगी, उस हैंडल को जो हम घुमाएंगे तो हमारा पानी खींचेगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये फिगर बनी है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आपका लगा है ये आपका लीवर है, हैंडल है। इसी से एक बैल को हमने बांध दिया है। अब ये बैल गोल गोल घूमेगी तो ये लीवर भी घूमेगा, और लीवर देखो यहाँ से कनेक्ट है और अंदर अंदर इसका कनेक्शन होता है यहाँ से। ये जो एक व्हील देख रहे हो ना, इस व्हील के ऊपर इस तरह से बकेट लगी हुई है। तो जब ये बैल गोल गोल घूमती है तो लीवर भी घूमता है, और अंदर से जो कनेक्शन है उसके थ्रू ये जो व्हील है आपकी ये भी घूमती है। और नीचे पानी होता है तो इसमें बकेट लगी हुई है, तो पानी लेके ऊपर की तरफ आती है। फिर इधर स्टोरेज वगैरह होता है, ये ऐसे सामने होता है, इसके अंदर पानी गिरने लगता है। ये इस इमेज में आप देख सकते हो, इस तरह से व्हील होती है, उसके ऊपर बकेट लगी होती है। ये व्हील जब घूमती है तो ये बकेट पानी भर के ऊपर की तरफ आती है और फिर उलटती है तो पानी निकल जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब आज के टाइम में क्या होता है, पंप्स का यूज किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। हमारे घरों के अंदर भी पंप लगा होता है ना, तो उसके लिए किसी आदमी को खींचना नहीं पड़ता पानी, बस हमने बटन दबाया और पंप चलने लगा। जैसा कि आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरे पड़ोसी का पंप चल रहा है जो कि बहुत तेज़ आवाज़ करता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। अब जो पंप आता है हमारे घरों के अंदर, जो पंप होता है जनरली वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। लेकिन ऐसे भी पंप आते हैं जो बायोगैस या डीजल या सोलर एनर्जी इनसे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी आज के ज़माने में इरिगेशन का जो मेथड है वो कौन सा है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो आज के टाइम में जो मेथड यूज किया जाता है वो हमारी इसमें मदद करता है कि वाटर को हम इकोनॉमिकली यूज कर सकें। इकोनॉमिकली का मतलब ये है कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ट्रेडिशनल वाले मेथड के अंदर पानी बहुत वेस्ट होता था, क्योंकि कुएं वगैरह से पानी निकाला जाता था, फिर एक टैंक टाइप का बना होता था, उसके अंदर पानी जाता था, वहाँ से नाली टाइप का सिस्टम होता था, तो बहते हुए फिर बाल्टी से निकालना, इधर उधर गिर रहा है, ओवरऑल पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। लेकिन मॉडर्न वाले मेथड के अंदर, जो कि अभी हम देखेंगे, उसके अंदर पानी बहुत कम वेस्ट होता है। तो इकोनॉमिकली का मतलब यही है कि पानी कम से कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो सके। अब जो मेन मेथड है वो कौन से हैं, एक तो आपका है स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, जैसे वाटर स्प्रिंकल कर रहे हो तो मतलब पानी छिड़क रहे हो। तो इस वाले सिस्टम के अंदर, जैसा कि नाम के अंदर ही है, पानी छिड़का जाता है। पहले फिगर से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये वेल है, इसके अंदर पानी होगा, ऊपर ऐसे पंप फिट कर दिया जाता है, एक पाइप नीचे से आता है जिससे पानी एक खींचे, जैसा कि हमारे घरों के अंदर होता है, और एक
पंप से बाहर की तरफ पाइप निकला होता है। तो पंप नीचे से पानी खींचेगा और इस वाले पाइप में सप्लाई करेगा। ये पाइप ऐसे जाकर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे पूरा कनेक्शन रहता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे पूरा कनेक्शन रहता है। तो पैरेलल पाइप इस तरह से बिछे होते हैं। अब ये जो मेन वाले पाइप हैं जो कि पंप से होके आ रहे हैं, इनसे एक दूसरा पाइप भी कनेक्ट होता है जो कि ऐसे निकल के ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है। यानी ऐसे हमारी अगर ज़मीन है तो पाइप ये इस तरह से होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बना रहे होते हैं ज़मीन से। इनके ऊपर नोजल लगा होता है, यानी एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से पानी स्प्रिंकल किया जाता है। जैसे बारिश होती है ना, उस तरीके से बौछार होती है। वो नोजल गोल गोल घूमता है तो चारों तरफ पानी जाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये आपका ऐसे पाइप है ज़मीन से बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, और ये ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हो ये नोजल है। ये ऐसे गोल गोल घूमता है तो पानी देखो जैसे बारिश हो रही है ना, उसी तरीके से बूंद बूंद करके चारों तरफ जो है पानी जा रहा है। तो इसी तरीके से इस वाले सिस्टम के अंदर बहुत सारे पाइप लगे होते हैं जिनके ऊपर नोजल लगा होता है। वो सब घूमते हैं तो चारों तरफ पानी जाता है। अब चलिए यहाँ पर जो लिखा है उसको हम समझ लेते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये वाला मेथड कहाँ यूज किया जाता है? जहां पर अनइवन लैंड होती है, यानी फ्लैट बिल्कुल लैंड नहीं है, ऊंची नीची है। इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई ज़मीन है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ऐसे कहीं पर ऊपर ऊंचा है, कहीं नीचा है, इस तरह से है। अब यहाँ पर मान लो प्लांट लगा हुआ है, एक प्लांट आपका ये लगा हुआ है, एक इधर लगा है, इस तरह से बहुत सारे प्लांट आपके लगे हुए हैं। अब होगा क्या, अगर ट्रेडिशनल वाले मेथड से आप इरिगेशन करोगे, खेत में पानी डाल दोगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो हिस्सा नीचे होगा वहाँ तो पानी भर जाएगा। जैसे मान लो ऊपर के हिस्से में आपने पानी डाला तो इससे पानी सड़क के नीचे की तरफ भर जाएगा, और ऊपर वाले हिस्से में पानी रुकेगा नहीं। यानी वो प्लांट जो कि ऊपर वाले हिस्से में होगा उसको सही से पानी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा पानी सड़क के नीचे चला गया। और जो नीचे के हिस्से में प्लांट होगा उसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो खराब हो जाएगा। तो एक प्लांट को पानी कम मिलने की वजह से सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और एक को ज़्यादा मिलने की वजह से वो खराब होने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा एक बार में हम पानी नहीं दे सकते। इसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि बारिश की तरह से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पानी गिरता है और रेगुलर इंटरवल में पानी मिलता रहता है। तो हर क्रॉप को पानी अच्छे से मिल पाता है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम, इस तरह से नहीं होता। दूसरा ये कि जहाँ पर पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, भाई अगर बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो ढेर सारा पानी डाल दो, लेकिन पानी अगर कम है तो छिड़कना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना पड़ेगा। तो ये बौछार की तरह से बारिश होती है, उस तरीके से पानी गिरता है, तो कम पानी में भी हमारा काम चल जाता है। इसमें क्या होते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, ज़मीन से बिल्कुल 90 डिग्री पे वो पाइप होते हैं। उनके रोटेटिंग नोजल होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। इसको मेन पाइप से ज्वाइन कर दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी जब हमको इरिगेशन करना होता है तो मेन वाले पाइप से इसका कनेक्शन कर देते हैं। जब वाटर का अलाउ किया जाता है कि वो फ्लो करे मेन पाइप में अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, तो पंप लगा होता है जिसकी वजह से बहुत प्रेशर से पानी निकलता है। मेन वाला पाइप जो पंप से निकल रहा है उसमें बहुत तेजी से पानी आता है। ये मेन वाला पाइप जो परपेंडिकुलर पाइप है जिनके ऊपर नोजल लगा है उससे कनेक्ट होता है, तो वहां तक पानी पहुंच जाता है। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो पानी वहां से नोजल से निकलता है। इट स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, तो इस तरह से छींटे मारता है, बौछार करता है जैसे कि बारिश हो रही हो। अब जो आपका स्प्रिंकलर होता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, इसके अलावा और भी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए। लॉन वगैरह के अंदर, गार्डन वगैरह के अंदर आपने देखा होगा इस तरह से। अब दूसरा जो मॉडर्न मेथड है वो आपका है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब होता है टपकना, जैसे कहीं से पानी टपक रहा हो ना तो हम कहेंगे पानी ड्रिप कर रहा है। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, पानी बूंद बूंद करके डायरेक्टली जड़ों के करीब गिरता है, इसीलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं कि बूंद बूंद करके गिर रहा है, टपक रहा है। देखो बेसिकली प्लांट के अंदर पानी जाता कहाँ से, रूट से जाता है। तो अगर पानी बिल्कुल रूट के करीब हम दे देंगे तो वो सही रहेगा, सीधे रूट में पहुंच जाएगा और प्लांट को मिल जाएगा। और रूट के अंदर जो पानी जाता है ना वो बहुत तेजी से नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। तो भाई जब प्लांट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है तो बहुत ढेर सारा एक बार पानी डालने की क्या जरूरत है, हम भी ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि एक बूंद गई वो प्लांट के अंदर चली जाए, फिर दूसरी इस तरह से रेगुलर इंटरवल पे बूंद बूंद गिरती रहे। तो थोड़ा थोड़ा जाएगा क्योंकि प्लांट के अंदर थोड़ा थोड़ा जा रहा है। ये बेस्ट टेक्निक होती है फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, जो आपके फल वाले पेड़ होते हैं उनके लिए, गार्डन्स और ट्रीज, इनके लिए। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि सीधे आप जड़ों के पास गिरा रहे हो। तो को ज़्यादा पानी दोगे तो क्या होगा, ज़मीन के अंदर जाएगा और नीचे चलता चला जाएगा, अंडरग्राउंड पहुंच जाएगा। यानी जितना प्लांट को यूज़ करना होगा यूज़ करेगा, बाकी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो वो एक तरह से प्लांट के तो काम नहीं आया। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा पानी एक बार में दोगे तो हो सकता है थोड़ा सा पानी ज़मीन के ऊपर ही रुका रहे, वो इवेपरेट भी होता रहेगा, तो वहाँ से पानी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। बोन का मतलब होता है वरदान, ऐसी चीज़ जो बहुत काम की हो। तो वो जगह जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर होती है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे इलाकों के अंदर ये जो मेथड है, ये जो सिस्टम है, वो एक बून है, वरदान है, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ नीचे फिगर दी है,
इसमें भी ऐसा ही होता है, पंप लगा होता है, यहाँ से पानी आता है और ये पाइप जाकर ऐसे होता है। अब यहाँ पर कोई स्प्रिंकल वाला सिस्टम नहीं होता, कोई परपेंडिकुलर पाइप नहीं होता, कोई नोजल वगैरह नहीं लगी होती कि पानी छिड़के, बस ये जाकर ऐसे प्लांट के करीब करीब पाइप लगे होते हैं, उन्हीं से इसका कनेक्शन होता है। और ये जो प्लांट के करीब करीब पाइप जा रहे हैं उनमें बीच बीच में होल टाइप का होता है, वहां से बूंद बूंद पानी टपक रहा होता है। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये इस वीडियो में आप देख सकते हो कि प्लांट है, इसके करीब करीब ये ब्लैक कलर का पाइप है और ये बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है प्लांट के बिल्कुल करीब और सीधे ये रूट्स तक पहुंच जा रहा है। तो जैसे ये प्लांट है और इसके बगल से ही बिल्कुल पाइप जा रहा होता है, इसी पाइप से क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है, तो सीधे गिरा और रूट में पहुंच गया और रूट से प्लांट के अंदर पहुंच गया। और दूसरे मेथड में क्या होता है, हम पानी ऐसे ऊपर डाल देते हैं, अब ये पूरा पानी ऐसे नीचे जाता है, फिर इस सॉइल से धीरे धीरे करके इसके अंदर जाता है। इतनी देर में पानी बहुत सा नीचे भी पहुंच जाता है, कुछ जो ऊपर है वो इवेपरेट भी होता रहता है, तो थोड़ा बहुत कुछ लॉस होता है। तो सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट कहाँ होता है, जो ट्रेडिशनल वाला मेथड है, पुराने ज़माने वाला जो मेथड है उसके अंदर। मॉडर्न वाले मेथड के अंदर पानी कम वेस्ट होता है, जैसे आपका स्प्रिंकलर वाला सिस्टम हो गया, इसमें कम वेस्ट होता है। और ड्रिप सिस्टम के अंदर तो पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, जो पानी नीचे गिरा वो सीधे जाके रूट में पहुंच जाता है, क्योंकि बिल्कुल रूट के करीब ही हम पानी को गिराते हैं। तो ये थी पूरी इरिगेशन की कहानी। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।